हेलो, नमस्ते सभी को। क्या हाल चाल है भाई। आइए शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 15.4 और इस एक्सरसाइज में से एक सवाल आता है 4 नंबर का, 4 या 3 नंबर का। तो दो एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्सरसाइज 15.3 और एक एक्सरसाइज 15.4। और एक सवाल आता है 5 नंबर का जो कि आएगा बेस थ्योरम से, वो हम करेंगे एक्सरसाइज 15.6। तो तीन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्सरसाइज नंबर 3, एक एक्सरसाइज नंबर 4 और एक एक्सरसाइज नंबर 6। 6 ही एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, तो इनको ध्यानपूर्वक करें। आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई नया कंसेप्ट हमें नहीं पढ़ना। जो कंसेप्ट हमने 15.3 में पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम वही की वही बात यहाँ पर पढ़नी है। 15.3 में हमने क्या पढ़े थे? 15.3 में अगर आप ध्यान देंगे तो हमने पढ़ा था किसके बारे में? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, जहाँ एक घटना दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है, वही के वही चीज़ यहाँ पर हमें पढ़नी है। आइए शुरुआत करते हैं। कुछ नई चीज़ हमें यहाँ पर नहीं जाननी है। पहला सवाल है, एक आदमी और एक इसकी वाइफ है, दोनों के दोनों इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दो पोस्टों के लिए। यहाँ पर कह रहा है कि हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। हमें पास 3 केस दे रखे हैं, तीनों का उत्तर मुझे बताना है। दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कोई एक सिलेक्ट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भाई ध्यान दें। सबसे पहले आप सवाल में ये देखें कि घटना कितनी है। तो आप देखेंगे घटना यहाँ पर दो है, या तो हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है या वाइफ सिलेक्ट हो रही है, दोनों इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास सवाल में दो बातों की बात दे रखी है। क्या क्या दे रखी है? हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो पहली घटना आप मान लो हस्बैंड सिलेक्ट हो जाएगा, और दूसरी घटना मान लो बी की वाइफ सिलेक्ट हो जाएगी। तो ए बी द इवेंट दैट हस्बैंड इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, हस्बैंड सिलेक्ट हो जाएगा। और बी वो घटना जब वाइफ सिलेक्ट हो जाएगी भाई, तो हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/7। तो अगर मैं कहूँ हस्बैंड के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको हम लिखेंगे ए नोट, यानी ए के ऊपर बार लगा के इसको एक में से घटा दो, 6/7। यानी हस्बैंड के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 6/7 और हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7। ऐसे ही वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सवाल में दे रखी है 1/5, तो यहाँ लिख देंगे 1/5। और वाइफ के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, वो हो जाएगा 4/5। समझ गए? एक में से घटा के लिखेंगे। पहले पार्ट में पूछा है दोनों सिलेक्ट हो जाएं। अब दोनों सिलेक्ट हो जाएं तो आप एक बात बताओ, दोनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों की मार दो गुणा भाई, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई कह रहा है कि उनमें से कोई एक जना सिलेक्ट हो जाए। अब कोई एक जना सिलेक्ट होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो हस्बैंड सिलेक्ट होगा, वाइफ सिलेक्ट नहीं होगी, या ऐसा भी तो हो सकता है वाइफ सिलेक्ट हो जाए, हस्बैंड सिलेक्ट ना हो। तो यहाँ पर केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? दो। दोनों को जोड़ दो। पहला केस क्या बनेगा? हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए, वाइफ सिलेक्ट ना हो। हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान रखी है, वाइफ के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट मान रखी है। हस्बैंड सिलेक्ट नहीं होगा, वाइफ सिलेक्ट हो जाएगी। हस्बैंड के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट है, और वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। यानी हस्बैंड सिलेक्ट, वाइफ नोट सिलेक्ट, हस्बैंड नोट सिलेक्ट, वाइफ सिलेक्ट, दोनों की मार दो गुणा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सब की कर दो गुणा, उत्तर आ जाएगा। अगले केस में क्या रखा है? उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, यानी ना तो हस्बैंड सिलेक्ट हो ना वाइफ सिलेक्ट हो। तो भाई हस्बैंड के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/7, और वाइफ के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5, दोनों की कर दो गुणा। अगले पार्ट में यही कर रखा है और कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। समझ गए? यानी ना तो हस्बैंड सिलेक्ट ना वाइफ सिलेक्ट, दोनों की गुणा कर दी, उत्तर आ गया। अगले सवाल में बढ़े। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग द एग्जाम। एक स्टूडेंट है ए, वो एग्जाम में पास हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है। और एक स्टूडेंट है बी, वो एग्जाम में पास हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 है। यानी कि पहला स्टूडेंट एग्जाम में पास हो जाएगा, इसकी संभावना 3/7 है। दूसरा स्टूडेंट एग्जाम में पास हो जाएगा, इसकी संभावना 5/7 है। आप ये मान के चलें कि दोनों घटना इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि पहली घटना दूसरी पर डिपेंड नहीं करती है। आगे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ओनली ए पासिंग द एग्जाम, कि केवल ए पास हो एग्जाम में, इसकी क्या संभावना है? और ओनली वन ऑफ देम, और उनमें से कोई एक पास हो, इसकी क्या संभावना है? तो आइए भाई, पहला काम तो आप ये बताएं यहाँ पर घटना कितनी बनी। तो आप कहेंगे जी यहाँ पर टोटल घटना दो बन रही है। पहली घटना बन रही है स्टूडेंट ए पास हो रहा है, और दूसरी घटना बन रही है स्टूडेंट बी पास हो रहा है। तो आप इवेंट्स के नाम ए और बी ना डालें, क्योंकि ए और बी तो नाम स्टूडेंट्स के हैं। तो आप यहाँ पर नाम डालें ई और एफ। तो हम यहाँ पर डालेंगे ई वो घटना है जब स्टूडेंट ए पास हो जाएगा, और एफ वो घटना है जब स्टूडेंट बी पास हो जाएगा। तो भाई स्टूडेंट ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है सवाल में? 3/7। और स्टूडेंट बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? 5/7। अगर मैं स्टूडेंट ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, एक में से घटा के लिख दो, उत्तर आ जाएगा 4/7। अगर मैं स्टूडेंट बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो एक में से घटा के लिख दो, क्या उत्तर आ जाएगा? 2/7 आ जाएगा यहाँ पर उत्तर। समझ गए? अब पहले पार्ट में क्या पूछा है कि केवल ए एग्जाम में पास हो जाए। अब केवल ए एग्जाम में पास हो जाए, इसका मतलब तो ये है कि बी फेल होगा फिर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए पास हो रहा है तो बी फेल हो रहा है, तो इसकी रिक्वायर्ड यानी कि फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
ए तो पास हो और ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी को हमने ई मान रखा है और बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी को हमने एफ नोट मान रखा है, तो ई गुणा में एफ नोट कर दो, ये दोनों वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो। समझ गए। अगले में कह रहा है कि ओनली वन ऑफ देम पास द एग्जाम, यानी उनमें से कोई एक जना एग्जाम में पास हो जाए। अब भाई यहाँ पर दो केस बनेंगे, क्योंकि उनमें से कोई एक जना पास हो जाए। अब या तो ए पास होगा बी फेल होगा, या दूसरा केस बनेगा कि बी पास हो जाए ए फेल हो जाए। तो वही लिखा है, या तो ए पास होगा बी फेल होगा, या फिर बी पास होगा ए फेल होगा। यानी यहाँ पर दो केस बन गए। पहला केस तो क्या बन गया, ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट एफ। ई क्या है, ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी मान रखी है, एफ नोट क्या है, बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, ई नोट क्या है, ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, एफ क्या है, बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी। तो या तो ए पास होगा बी फेल होगा, या ए फेल होगा बी पास होगा, सबकी कर दो गुना और उत्तर निकाल दो। तीसरे पार्ट में चलिए। राहुल जो है वो सच बोलता है 5 टाइम्स आउट ऑफ 6, यानी राहुल अपना मुंह केवल 6 बार खोलता है और 6 बार में से 5 बार सच बोलता है भाई, यानी एक बार झूठ बोलता है। नेहा जो है वो 9 बार सच बोलती है 10 बार में से, यानी टोटल 10 बार बोलती है, 10 बार में से 9 बार सच बोलती है। इस बात की क्या संभावना है कि दोनों कंट्राडिक्ट कर जाएंगे इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, यानी दोनों एक ही जवाब दे रहे हैं। मान लो मैंने दोनों से एक सवाल का जवाब पूछा और दोनों कंट्राडिक्ट कर गए। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है भाई दोनों का जवाब अलग अलग हो जाए, और ये केवल तभी हो सकता है जब एक सच बोले और एक क्या बोले, झूठ बोले, तभी तो कंट्राडिक्ट करेगा। अगर कंट्राडिक्ट नहीं लिखता यहाँ पर, ये कहता कि सेम जवाब होना चाहिए, तो सेम जवाब तब होता है जब या तो दोनों सच बोले या दोनों झूठ बोले। यहाँ लिख दिया कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है दोनों कंट्राडिक्ट कर जाए अपनी बातों पर, यानी दोनों में विरोध आ जाए। विरोध कब आ सकता है, जब एक सच बोलेगा और एक झूठ बोलेगा, तो संभावना बनेगी भाई दो, क्या पता राहुल सच बोल दे नेहा झूठ बोल दे। और दूसरी संभावना क्या बनेगी भाई, नेहा सच बोल दे राहुल झूठ बोल दे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर केस कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे सॉरी केस कह रहा हूँ, यहाँ पर घटना कितनी बनेगी, तो यहाँ पर घटना बनेगी दो। एक तो राहुल सच बोल रहा है और एक नेहा सच बोल रही है। तो मैंने मान लिया ए वो घटना है जब राहुल सच बोलता होगा और बी वो घटना है जब नेहा सच बोलती होगी। अब भाई अगर मैं राहुल के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना, तो आप बताओ राहुल अपना मुंह कितनी बार खोलता है, 6 बार, और प्रोबेबिलिटी में हमेशा नीचे टोटल आता है 6, और सच बोलने की निकाल रहे हो तो सच कितनी बार बोलता है 5, 5/6 हो जाएगा। तो अगर राहुल के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, तो राहुल के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, एक में से घटा के लिख दो 1/6, ये इसकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेम नेहा सच बोलती है कितनी बार, 10 में से 9 बार, तो टोटल कितनी बार बोलती है 10 बार, और सच कितनी बार बोलती है 9 बार। तो क्योंकि सच की निकाल रहे हो ना, तो सच ऊपर और टोटल नीचे, तो 9/10। अब नेहा के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 9/10 है, तो नेहा के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, एक में से घटा के लिख दो 1/10 आ जाएगा। अब उसने मुझसे पूछा है कि दोनों कंट्राडिक्ट कर जाएं, यानी राहुल और नेहा कंट्राडिक्ट कर जाएं स्टेटिंग द सेम फैक्ट, यानी सेम सवाल का जवाब देते वक्त वो कंट्राडिक्ट कर जाएं। वो कंट्राडिक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, इन फॉलोइंग वेज, वो दो तरीकों से कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। राहुल सच बोले नेहा सच ना बोले, राहुल सच ना बोले नेहा सच बोले, भाई दो ही तो केस बनेंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहला केस जमा दूसरा केस, यानी राहुल सच बोल रहा है नेहा झूठ बोल रही है, राहुल झूठ बोल रहा है नेहा सच बोल रही है। राहुल के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ए है, नेहा के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी बी नोट है। राहुल के सच बोलने की राहुल के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी ए नोट है और नेहा के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी बी है। दोनों की कर दो गुना और उत्तर यहाँ पर निकाल दो, केस खत्म। समझ गए। अगले सवाल में बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसा ही है। कह रहा है पी सच बोलता है 70%, यानी कि 100% होता है टोटल, 100 में से 70 बार सच बोलता है वो ऑफ द केसेस। क्या वो जो है वो 80% केस में सच बोलता है। इन व्हाट परसेंट ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। बिल्कुल उसका उल्टा सवाल पूछ लिया। ये कह रहा है इन व्हाट परसेंट, यानी उत्तर हमें परसेंटेज में देना है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें यहाँ पर, लेकिन जो फाइनल उत्तर आएगा ना वो हमें परसेंटेज में बताना है। ये कह रहा है कि इन व्हाट परसेंट केसेस दे लाइकली टू एग्री, यहां पर वो कह रहा है दोनों एग्री करने चाहिए सेम फैक्ट के ऊपर। सेम फैक्ट का मतलब क्या होता है भाई, सेम जवाब देते वक्त वो एग्री करने चाहिए। यानी मान लो मैंने दोनों से सेम सवाल पूछ लिया तो दोनों एग्री करने चाहिए। अब एग्री कब करेंगे भाई, जब दोनों एक ही जवाब देंगे, या तो दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे। तो यहां पर भी कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे, पी भी सच बोले क्या वो भी सच बोले, दूसरा केस बनेगा पी भी झूठ बोले क्या वो भी झूठ बोले। तो भाई केस मैंने बता दिए, सवाल कैसे सोल्व होगा। अब यहाँ पर घटना कितनी बनेगी, दो घटना बनेगी। पहली घटना बनेगी पी सच बोलता है, दूसरी घटना बनेगी क्या वो सच बोलता है। तो पहली घटना लिखते हैं ई वो घटना है जब पी सच बोलेगा और एफ वो घटना है जब क्या वो सच बोलेगा। तो भाई पी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 70%, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, काट पीट करोगे तो 7/10, यानी पी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 7/10 है। तो पी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको एक में से घटा के लिख दो, 3/10 हो जाएगा। ऐसे ही क्याऊ के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 80% केस में सच बोलता है वो, तो 80/100% हटाओगे तो नीचे 100 लगेगा, काट पीट करोगे तो 8/10, यानी क्याऊ के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/10। तो क्याऊ के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, इसको एक में से घटा के लिख दो, क्या उत्तर आ जाएगा 2/10 उत्तर आ जाएगा हमारे पास। समझ गए यहाँ तक।
आगे देखें, अब हमसे पूछा है कि पी और क्यू एग्री कब करेंगे सेम फैक्ट के ऊपर, तो वो फॉलोइंग तरीकों से कर सकते हैं। यानी ये दो संभावना बन सकती है जब वो एग्री करेंगे। एग्री का मतलब होता है दोनों का सेम जवाब हो, तो पी भी सच बोले क्यू भी सच बोले, या फिर पी डज नॉट स्पीक ट्रूथ, यानी पी भी सच ना बोले और क्यू भी सच ना बोले। तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ ई एफ और प्रॉपर्टी ऑफ ई नोट एफ नोट, यानी ए भी सच बोले, पी भी सच बोले, क्यू भी सच बोले, और पी भी झूठ बोले और क्यू भी झूठ बोले। भाई सब की वैल्यू आपके पास है, लगा दो और सोल्व कर दो और उत्तर निकाल दो। अब ये उत्तर आ गया मेरे पास, लेकिन मुझे उत्तर जो है वो परसेंटेज में देना है। आप पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है, परसेंट। अब जब भी आप किसी को परसेंटेज लगाते हो ना, तो उसकी 100 से गुणा करते हैं। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। तो 62/100 को परसेंटेज में निकालना है, तो इसकी 100 से कर दो गुणा, उत्तर आ जाएगा 62%। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में चले। सवाल नंबर 5। अगर आपको याद हो तो ये सवाल हमने किया था पिछली एक्सरसाइज में, ओड्स अगेंस्ट और ओड्स इन फेवर। अगर आपको याद हो तो मैंने ये दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला होता है ओड्स इन फेवर का, दूसरा होता है ओड्स इन अगेंस्ट का। फेवर में होता है जो आपके फेवर में हो, अगेंस्ट का मतलब जो आपके विरोध में हो। तो ओड्स इन फेवर का फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर फेवर और भाई नीचे फेवर का उल्टा कौन होता है, अगेंस्ट। अगेंस्ट का निकालना तो क्या होता था, ऊपर अगेंस्ट आते थे नीचे फेवर आते थे, याद होगा आपको, मैंने बताया था। ऐसे ही अगर आपको ओड्स इन फेवर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप, ऊपर तो फेवर आएगा क्योंकि फेवर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, और प्रोबेबिलिटी में तो नीचे भाई टोटल आता है। अब टोटल किसका करते हो, फेवर और अगेंस्ट दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो। ऐसी ओड्स इन अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ऊपर अगेंस्ट आएगा और भाई नीचे टोटल आता है प्रोबेबिलिटी में, और टोटल किसका करना है, अगेंस्ट और फेवर का, वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए। अब आइए सवाल के ऊपर। सवाल में क्या रखा है, ओड्स अगेंस्ट ए दे रखा है 4-3, यानी ओड्स अगेंस्ट ए दे रखा है 4-3, एंड ओड्स इन फेवर ऑफ बी दे रखा है स्पीकिंग द ट्रूथ 7-5। मैं सवाल को आपको समझाता हूं। यहां पर सच बोलने की बात क्या रखी है, देखिए ए के अगेंस्ट में 4-3 है। 4-3 का मतलब होगा 4:3। रेशियो को बदलेंगे तो 4/3, तो ओड्स अगेंस्ट ए हो गया 4/3। अगर ये अगेंस्ट की वैल्यू है तो ऊपर वाला अगेंस्ट और नीचे वाला क्या है, फेवर। अगर मैं इसको फेवर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ओड्स फेवर ए निकालेंगे तो ऊपर फेवर आ जाएगा, नीचे अगेंस्ट। फेवर में कितने हैं 3 और अगेंस्ट में कितने हैं 4, ये हो जाएगा। अब सेम बी के तो फेवर की बात कर रखी है, ओड्स इन फेवर बी, वो कितने दे रखे हैं 7-5। 7-5 का मतलब है 7:5, इसका मतलब है 7/5। यानी ओड्स फेवर बी क्या हो जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा नीचे 5। ऊपर वाले क्या है फेवर और नीचे वाले क्या है अगेंस्ट। ऐसे ही अगर हम ओड्स अगेंस्ट बी निकालते तो क्या करते, ऊपर अगेंस्ट, अगेंस्ट में कितने हैं 5 और फेवर में कितने हैं 7। समझ गए। ऐसे, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो, आप एक बात बताओ, यहाँ पर सच बोलने की बात करी गई है। जब हमें सच बोलने की बात की जाती है ना, तो हमारे काम के क्या है, फेवर। अगेंस्ट वाले हमारे काम के नहीं है। अगेंस्ट वाले का यूज कहाँ होगा, झूठ बोलने में, और फेवर वाले का यूज कहाँ होगा, सच बोलने में। और हमसे तो स्पीकिंग द ट्रूथ की बात की गई है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें फेवर वालों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगेंस्ट वालों का हमारा कोई काम नहीं है। तो आ जाओ, तो यहाँ पर दो घटना बन रही है, क्योंकि बंदे कितने हैं, दो, ए और बी। तो हम पहली घटना मान लेते हैं ई वो घटना जब ए सच बोलता होगा, बी वो घटना सॉरी ई वो घटना जब ए सच बोलता होगा, एफ वो घटना जब बी सच बोलता होगा। तो अगर मैं ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो यहाँ पर आप ए के फेवर वाले चांस देखो, क्योंकि सच का मतलब है फेवर और झूठ का मतलब है अगेंस्ट। तो ए के फेवर वाले चांस कितने हैं, ओड्स फेवर ए दे रखा है 3/4, और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फेवर में कितने चांस है 3, और भाई प्रोबेबिलिटी में नीचे टोटल आता है, और 3 और 4 क्या हो गया 7। तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/7, और ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको एक में से घटा के लिख दो 4/7 हो जाएगा। ऐसे ही बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पर आप बी के फेवर वाले चांस को देखो। तो बी के फेवर वाले चांस कौन कौन से हैं भाई, ये रहा ओड्स फेवर बी 7/5, ऊपर फेवर नीचे अगेंस्ट। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताओगे तो कैसे बताओगे, तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो भाई ऊपर आएगा फेवर, फेवर में कितने चांस हैं 7, और टोटल आता है नीचे 7 और 5 कितना हो गया 12। यानी बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/12, तो बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको एक में से घटा के लिख दो, 1 घटा 7/12, यानी उत्तर आ जाएगा 5/12। समझ गए। अब उसने क्या सवाल पूछा है वो देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर, दोनों कंट्राडिक्ट कर जाएं। अब भाई मैंने ऐसा ही सवाल अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है कि दोनों का जवाब अलग अलग हो। अब अलग अलग तब होगा जब एक सच बोले और एक झूठ बोले। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे कि ए सच बोलता हो बी झूठ बोलता हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि ए सच ना बोलता हो और बी सच बोलता हो। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट एफ, यानी ए सच बोले बी झूठ बोले, और यानी कि ए झूठ बोले बी सच बोले, बस दोनों की मार दो गुणा और भाई कर दो 100। इसको यही कर रखा है, सबको अलग अलग लिख के इनकी गुणा करके हमने उत्तर यहाँ पर निकाल रखा है। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे।
आगे चलते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 6। यहाँ पर कह रहा है 3 मार्क्समैन है। मार्क्समैन का मतलब होता है भाई निशानेबाज। यहाँ पर कह रहा है 3 निशानेबाज हैं और तीनों निशानेबाज एक टारगेट को हिट करने की प्रॉपर्टी दे रखी है। यानी कि एक दीवार पर कोई टारगेट लगा रखा होगा और उनके हाथ में बंदूक होगी और वो निशाना लगा रहे होंगे। तो पहला आदमी जो पहला मार्क्समैन है वो टारगेट को हिट कर देगा, इसकी प्रॉपर्टी 1/2 है। और दूसरा आदमी टारगेट को हिट कर देगा, इसकी प्रॉपर्टी 1/3 है। और तीसरा आदमी टारगेट को हिट कर देगा, इसकी प्रॉपर्टी 1/4 है। मुझसे पूछा है इस बात की क्या प्रॉपर्टी है कि वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली। ये कह रहा है कि अगर वो एक साथ फायर करें तो उनमें से केवल और केवल एक ही बंदा टारगेट को हिट कर पाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब भाई केवल और केवल एक बंदा टारगेट को हिट करे। अब यहां पर आप एक बात बताओ, हमें तो यहां पर सारे केस लेने हैं, क्या पता पहला बंदा टारगेट को हिट कर देगा, बाकी दोनों नहीं करेंगे, ये पहला केस बन गया। दूसरा केस क्या बनेगा, क्या पता दूसरा बंदा टारगेट को हिट कर दे, पहला और तीसरा ना कर पाए। और तीसरा केस क्या बनेगा कि पहला और दूसरा नहीं करेंगे और तीसरा वाला बंदा टारगेट को हिट कर देगा। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे। उससे पहले इवेंट्स कितने बनेंगे यहाँ पर, तो इवेंट बनेंगे 3, क्योंकि मार्क्समैन कितने हैं भाई 3, निशानेबाज कितने हैं 3। तो पहली घटना को हम ए नाम देते हैं, दूसरी को बी, तीसरी को सी। ए वो घटना है जब पहला मार्क्समैन टारगेट को हिट कर देगा, बी वो घटना है जब दूसरा मार्क्समैन टारगेट को हिट कर देगा, सी वो घटना है जब तीसरा मार्क्समैन टारगेट को हिट कर देगा। तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4। तो भाई देखो, पहले मार्क्समैन के टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और मैं कहूँ कि टारगेट को हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो एक में से घटा के लिख दो। दूसरे मार्क्समैन के टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो टारगेट को हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी एक में से घटा के लिख दो। तीसरे मार्क्समैन के टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और टारगेट को हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी एक में से घटा के लिख दो। अब मुझसे पूछा क्या है, वन एंड ओनली वन ऑफ देम कैन हिट द टारगेट। उनमें से कोई एक ही, यानी कि एक ही जना, केवल और केवल एक जना टारगेट को हिट करे। ये 3 तरीकों से हो सकता है, या तो ए हिट कर देगा बाकी दोनों हिट नहीं करेंगे, या बी हिट कर दे ए और सी डो नॉट हिट, या सी हिट कर दे ए और बी डो नॉट हिट। भाई यही तो 3 केस बनेंगे, यानी पहला बंदा हिट कर दे बाकी दोनों ना कर पाए, दूसरा बंदा हिट कर दे पहला और तीसरा ना कर पाए, तीसरा बंदा हिट कर दे पहले और दूसरे ना कर पाए। अब भाई रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लिख दो। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या बनेगी, पहला हिट कर दे दूसरा और तीसरा ना कर पाए, पहला भी हिट ना कर पाए तीसरा भी हिट ना कर पाए, दूसरा कर दे, पहला और दूसरा हिट ना कर पाए तीसरा हिट कर दे। सबको अलग अलग खोल के लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सबकी वैल्यू निकाल दो और सवाल को कर दो सो खत्म। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगले में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है और मुझसे पूछा है फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इन 3 सक्सेसिव ट्रायल। ये कह रहा है कि इस बात के कितने चांस है, चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, इस बात की कितनी संभावना है कि हेड और टेल अल्टरनेटिवली आ जाएं 3 सक्सेसिव ट्रायल में। अल्टरनेट का मतलब होता है भाई अलग अलग, यानी पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए, ऐसे अल्टरनेट चले, वो रेगुलर ना आए, जैसे हेड हेड टेल टेल ऐसे ना आए, अल्टरनेट में आए। ठीक है, तो हमें अल्टरनेट वाले केस लेने। पहले आप एक बात बताओ, आप एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यही तो बनेगा, टोटल आउटकम 8 होंगे। अब हमें उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी मेरे फेवर में कौन से हैं जब हेड और टेल अल्टरनेट आते हो। तो इनमें से वो केस उठा लो जहाँ हेड और टेल अल्टरनेट आते हैं। तो भाई हेड और टेल अल्टरनेट केवल इन 2 केसों में आते हैं, एक तो ये वाला केस और भाई एक ये वाला केस, केवल यहाँ 2 जगह आते हैं, हेड फिर टेल फिर हेड, टेल फिर हेड फिर टेल। तो मेरे फेवर में कितने हैं 2 और टोटल आउटकम कितने हैं 8, तो 2/8 उत्तर क्या आ जाएगा 1/4। तो हेड और टेल के अल्टरनेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, यही इसका फाइनल उत्तर है। अगले में बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 को पढ़ें क्या कह रहा है। सवाल नंबर 8 में कह रहा है एक सिक्के को टॉस किया गया 3 बार और सारे पॉसिबल आउटकम्स को नोट कर लिया गया है। कंसिडर द टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड वंस एज ए सेकंड एक्सपेरिमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेडेड टेल 3 हेड, द 2 एक्सपेरिमेंट बीइंग इंडिपेंडेंट। ध्यान से देखें क्या कहा गया है। पहली बात तो इसने क्लियर लिख दिया कि दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। अगली बात यहाँ पर क्या है, एक सिक्का है उसको 3 बार उछाला गया है। अब 3 बार उछाला गया है ना, तो इसने क्या किया है, इस एक्सपेरिमेंट को 2, यानी ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया है इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इसने क्या कहा कि जो शुरू के 2 बार में सिक्का उछाला है ना उसको नंबर 1 एक्सपेरिमेंट मान लिया, और जो तीसरी बार सिक्का उछाला है उसको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मान लिया। भाई सिक्का 3 बार उछला है, हमने यहाँ पर लिखा भी है, हमने एक सिक्के को कुल 3 बार टॉस किया है। जब पहली 2 बार सिक्का टॉस हुआ है उसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नाम दिया है, और जो आखिरी 1 बार सिक्का उछला है उसे सेकंड एक्सपेरिमेंट नाम दिया है। तो आप एक बात बताओ,
पहले एक्सपेरिमेंट में सिक्का कितनी बार उछला है? 2 ही तो बार उछला है, क्योंकि जो शुरू के 2 बार सिक्का उछला था उसको हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नाम दे दिया। और जब सिक्का 2 बार उछलता है तो भाई टोटल आउटकम कितने होते हैं? 4, और सैंपल स्पेस बनता है, ये बना दिया हमने। अब जो तीसरा आगे देखते हैं, अगले में सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है? सिक्का कितनी बार उछला है? एक ही बार उछला है भाई। शुरू के 2 बार जो उछला है वो तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, और जो आखिरी बार उछला है वो दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में सिक्का कितनी बार उछला है? केवल एक बार उछला है। और जब सिक्का एक बार उछलता है तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 2। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? H और T बनेगा। समझ गए? अब पहले पार्ट में मुझे ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड और 1 टेल कैसे आ सकता है। यानी सिक्का टोटल 3 ही बार उछला है, 2 बार पहले एक्सपेरिमेंट में उछला है, 1 बार तीसरे एक्सपेरिमेंट में उछला है, और मुझे क्या चाहिए? 2 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब आप एक बात बताओ, 2 हेड और 1 टेल कैसे आ सकता है? दोनों एक्सपेरिमेंट को मिला के उत्तर देना है हमें। अब 2 हेड और 1 टेल ये 2 तरीकों से आ सकते हैं, क्योंकि देखो सिक्का 2 बार उछला है पहले एक्सपेरिमेंट में, तो पहले एक्सपेरिमेंट में अगर सिक्का दो बार उछला है तो भाई पहले दोनों बार ऐड आ जाए, यानी 2 ऐड आ जाए पहले एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि सिक्का 2 बार उछला है पहले एक्सपेरिमेंट में, और 1 टेल आ जाए सेकंड एक्सपेरिमेंट में, तो हो गए पूरे 2 ऐड और 1 टेल। तो एक तो केस ये हो गया, ये संभावना हो सकती है कि 2 ऐड पहले एक्सपेरिमेंट से मिल जाए और 1 टेल हमें दूसरे एक्सपेरिमेंट से मिल जाए। अब दूसरा केस भी हो सकता है कि भाई 1 ऐड और 1 टेल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मिल जाए, क्योंकि सिक्का 2 बार उछला है वहां पर, 1 बार ऐड आ जाए 1 बार टेल आ जाए, तो 1 ऐड और 1 टेल मिल जाए हमें पहले एक्सपेरिमेंट से। और अब क्या बच गया हमारे पास? 1 ऐड बच गया, जो 1 ऐड बच गया वो हमें सेकंड एक्सपेरिमेंट से मिल जाए, तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि 2 ऐड हो गए और 1 टेल हो गया, तो हमारे पास टोटल 2 केस बनेंगे। अब इन दोनों केस को जोड़ के लिख दो भाई, आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2 ऐड आ जाए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एंड 1 टेल आ जाए सेकंड एक्सपेरिमेंट में, प्लस दूसरा केस क्या है? 1 ऐड और 1 टेल आ जाए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और 1 ऐड आ जाए सेकंड एक्सपेरिमेंट में। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? तो भाई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात है ना, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला सैंपल स्पेस देखना है, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में सेकंड एक्सपेरिमेंट वाला सैंपल स्पेस देखना है। तो 2 ऐड की प्रोबेबिलिटी निकालो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देख करके। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस ये है, इसमें 2 ऐड कितनी बार है? 1 ही बार है, और टोटल आउटकम क्या है? 4, तो 1/4 हो जाएगी, यानी 2 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टेल कितनी बार है? 1 बार, और टोटल आउटकम कितने हैं? 2, तो 1/2 हो जाएगी। ऐसे ही देखो, 1 ऐड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में पूछो 1 ऐड और 1 टेल, तो भाई 1 ऐड 1 टेल यहाँ भी है, 1 ऐड 1 टेल यहाँ भी है, तो कितने केस हो गए फेवर में? 2, और टोटल आउटकम कितने हैं? 4, तो भाई 1 ऐड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या चाहिए? 1 ऐड। अब 1 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऐड कितना है? 1, और टोटल आउटकम कितने हैं? 2, 1/2 हो जाएगा, फाइनल उत्तर आ जाएगा 3/8। ये पहला केस था। दूसरे केस में कहा है कि 3 ऐड कैसे आए, यानी इस बात की कितनी संभावना है कि 3 बार ऐड आ जाए। अब 3 बार ऐड आ जाए तो हमारे पास तो एक्सपेरिमेंट 2 है, तो दोनों एक्सपेरिमेंट को मिला के उत्तर देना है। अब भाई 3 ऐड केवल एक ही तरीकों से आ सकते हैं, सिक्का पहले एक्सपेरिमेंट में 2 बार उछड़ा है, तो 2 ऐड तो मान लो पहले एक्सपेरिमेंट में आ गए, और 1 ऐड कब आ जाए? दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तो टोटल कितने हो गए? 3 ऐड हो गए कि हो गए? तो 2 ऐड कहाँ है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और 1 ऐड कहाँ आया? सेकंड एक्सपेरिमेंट में। अब 2 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी हमने अभी निकाली थी, 2 ऐड कितनी बार है यहाँ पर भाई? 1 बार, और टोटल आउटकम कितने हैं? 4, तो 1/4 हो जाएगा। और 1 ऐड आ जाए सेकंड एक्सपेरिमेंट में, सेकंड एक्सपेरिमेंट में ऐड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 ऐड मेरे फेवर में कितने हैं? 1 ही ऐड है, और टोटल आउटकम कितने हैं? 2, 1/2 गुना करोगे तो 1/8 उत्तर आ जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में चलें। अगले सवाल में चलोगे तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 9। इसको जरा ध्यान से देखें क्या कहा है। ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट एग्जाम देता है 4 सब्जेक्ट में, ए बी सी डी, चारों सब्जेक्टों में पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। पहले सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, ए सब्जेक्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, बी में पास होने की 3/4 है, सी में पास होने की 5/6 है, डी में पास होने की 2/3 है। ये कह रहा है कि जो उसका फाइनल रिजल्ट बन के आएगा ना, वो उसमें क्वालिफाई तब माना जाएगा, फाइनल रिजल्ट में पास हो तब माना जाएगा जब वो एक तो ए में पास हो, यानी वो ए में तो पास होना ही होना चाहिए, और ए के साथ साथ वो बाकी किसी एटलीस्ट इन 2 अदर सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्टों में और में पास हो। समझ गए? तो हमारे पास उसने कहा है कि वो पास तब माना जाएगा जब वो ए में पास हो और बाकी कम से कम 2 अदर सब्जेक्ट में भी पास हो। हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके क्वालिफाई होने की, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्वालिफाई हो जाएगा, उसकी संभावना कितनी है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर घटनाक्रम बनेंगे भाई 4। पहली घटना E1, दूसरी E2, तीसरी E3, E4, A4। क्या क्या माननी है? E1 वो घटना है जब वो सब्जेक्ट ए में पास होगा, E2 वो घटना है जब वो सब्जेक्ट बी में पास होगा, E3 वो घटना है जब सब्जेक्ट सी में पास होगा, और E4 वो घटना है जब सब्जेक्ट डी में पास होगा। सबकी प्रोबेबिलिटी आपको सवाल में लिख के दे रखी है। सब्जेक्ट ए में पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, सब्जेक्ट बी में पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, सब्जेक्ट सी में पास होने की प्रोबेबिलिटी 5/6, सब्जेक्ट डी में पास होने की प्रोबेबिलिटी 2/3। इनको एक में से घटा के लिख दोगे तो इनमें इन सब्जेक्टों में फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सब्जेक्ट ए में फेल होने की प्रोबेबिलिटी, इसको एक में से घटा के लिख दो। सब्जेक्ट बी में फेल होने की प्रोबेबिलिटी, इसको एक में से घटा के लिख दो। सब्जेक्ट सी में फेल होने की प्रोबेबिलिटी, इसको एक में से घटा के लिख दो। सब्जेक्ट डी में फेल होने की प्रोबेबिलिटी, इसको एक में से घटा के लिख दो। खत्म काम।
अब उसने पूछा है कि वो क्वालिफाई करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो भाई वो क्वालिफाई तभी करेगा जब वो एक तो सब्जेक्ट ए में पास हो और सब्जेक्ट ए के साथ साथ वो कम से कम बाकी 2 अदर सब्जेक्ट में भी पास हो। तो यहाँ पर टोटल 4 तरीके हो सकते हैं उसके क्वालिफाई होने के पेपर में। पहला तरीका क्या हो सकता है, वो सब्जेक्ट ए में तो पास होना ही होना है उसने, सब्जेक्ट ए के साथ साथ वो बाकी 2 अदर सब्जेक्ट में पास हो जाए, बी और सी में पास हो जाए। अगर बी और सी में पास होगा तो डी में फेल होगा। अगर ये संभावना होती है तब भी उसे पास माना जाएगा। दूसरा केस क्या बन सकता है, ए में तो पास होना ही होना है, साथ साथ अदर 2 सब्जेक्ट में पास होना है, सी और डी में पास हो जाए मान लो, तो बी में फेल हो जाए, अब भी वो पास माना जाएगा। और तीसरा केस बन सकता है, ए में तो पास होना ही होना है, क्या पता वो बी और डी में पास हो जाए और सी में फेल हो जाए, तब भी वो पास माना जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि भाई उसने एटलीस्ट कहा है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम पर पाबंदी है, ज्यादा ज्यादा पर तो पाबंदी नहीं है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि वो कम से कम 2 सब्जेक्ट में ही पास होना चाहिए, अगर वो 3 में पास हो गया तब भी तो पास माना जाएगा। यानी कि ए में तो पास होना ही होना है, क्या पता वो बी में भी पास हो जाए, सी में भी पास हो जाए और डी में भी पास हो जाए और किसी में भी फेल ना हो, तब भी तो पास माना जाएगा। तो कितने केस बन गए, 4 केस बन गए। अब चारों को हमने इकट्ठा करके लिखा है। देखो पहला केस, ए में पास हो, E1 E2 E3 E4 नोट, इसका मतलब है पहले में पास, दूसरे में पास, तीसरे में पास, चौथे में फेल। दूसरा, पहला तीसरा चौथा, यानी ए में पास, सी में पास, डी में पास, बी में फेल। तो यानी कि E1 E3 E4 और E2 नोट, E2 नोट का मतलब है बी में फेल। तो वही लिखा है ए बी डी, यानी पहले दूसरे और चौथे में पास, तो पहले दूसरे चौथे में पास, और सी में फेल यानी E3 नोट, पहले दूसरे तीसरे चौथे सब में पास, E1 E2 E3 E4, सबको हमने गुणा किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, सबकी वैल्यू पुट कर दो और भाई सोल्व कर दे, खत्म कहा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। सवाल नंबर 10 को देखो। सवाल नंबर 10 में कह रहा है एक बैग है, उसके अंदर 4 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। दूसरा बैग है, उसमें 3 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। तो भाई पहला बैग है ये, दूसरा बैग है ये। आगे कह रहा है कि एक एक बॉल निकाली गई है दोनों बैग में से, इस बैग में से भी एक बॉल निकाली है, इस बैग में से एक बॉल निकाली है। बाकी सवाल को बाद में पढ़ेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले बैग में 6 बॉल है, दूसरे बैग में 8 बॉल है, इस बैग से भी एक बॉल निकाली, इस बैग से भी एक बॉल निकाली। आप कहोगे सर घटना कितनी बनेगी यहाँ पर, मैं कहूँगा घटना 4 बनेगी। कैसे बनेगी 4? आप एक बात बताओ, जब आप इस बैग में से एक बॉल निकालोगे तो बॉल व्हाइट भी हो सकती है और वो बॉल ब्लैक भी हो सकती है, और जब आप इस बैग में से बॉल निकालोगे तो वो भी व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। तो घटना कितनी घट गई भाई, 4। तो पहली घटना मानते हैं W1, अब W1, दूसरी B1, तीसरी W2, चौथी B2। आप कहोगे घटनाओं के नाम ये क्यों दिए हैं, तो देखो भाई W और 1, W का मतलब तो है व्हाइट, B का मतलब है ब्लैक और 1 का मतलब है बैग नंबर 1, यानी कि W1 का मतलब है व्हाइट बॉल के बैग नंबर 1 में से आने की प्रोबेबिलिटी, और B1 क्या है, B1 है ब्लैक बॉल की पहले बैग में से, W2 क्या है व्हाइट बॉल की दूसरे बैग में से, और B2 क्या है ब्लैक बॉल की दूसरे बैग में से। तो हमने यहाँ पर 4 घटना मानी है। पहली घटना है W1, W1 कौन सी घटना है कि पहले बैग में से एक व्हाइट बॉल निकली हो, और B1 क्या है पहले बैग में से क्या पता भाई ब्लैक बॉल निकली हो, और W2 क्या है दूसरे बैग में से व्हाइट बॉल निकली हो, और B2 क्या है दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल निकली हो। सबकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो भाई पहले बैग में से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट कितनी है 4 और टोटल कितनी है 6, और पहले बैग में ही ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक कितनी है 2 और टोटल कितनी है 6। दूसरे बैग में से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट कितनी है 3 और टोटल कितनी है 8। दूसरे बैग में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक कितनी है 5 और टोटल कितनी है भाई 8, 5/8 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। अब देखो, अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि जो 2 बॉल निकली है, एक बैग इसमें से एक बॉल इस बैग में से निकली है, एक बॉल इस बैग में से निकली है, ये कह रहा है कि वो दोनों बॉल व्हाइट होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो भाई दोनों व्हाइट होनी चाहिए, तो दोनों व्हाइट वाली की गुणा कर दो। तो देखो यहाँ से बैग नंबर 1 में से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है W1, और बैग नंबर 2 में से व्हाइट निकलेगी, क्या घटना मान रखी है आपने W2, W1 और W2 की कर दो गुणा यहाँ पर, वही आपका हो जाएगा फाइनल उत्तर। दूसरे में कहा है कि जो एक बॉल इसमें से निकली, एक बॉल इसमें से निकली, वो दोनों ब्लैक होगी, इसकी क्या संभावना होगी। तो भाई इसमें से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है B1, और इसमें से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/8, दोनों की कर दो गुणा, वही किया है यहाँ पर, वो हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब अगले पार्ट में पता है क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है कि जो 2 बॉल आपने निकाली है ना, उनमें से एक व्हाइट होगी एक ब्लैक होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी एक बॉल तो व्हाइट हो और दूसरी बॉल क्या हो हमारे पास ब्लैक हो। अब एक व्हाइट एक ब्लैक, उसने ये नहीं कहा कहीं पर भी कि ये व्हाइट फर्स्ट बैग से आई है या ये व्हाइट सेकंड बैग से आई है, या ये ब्लैक फर्स्ट से आई है या सेकंड से आई है। यानी अगर वो ये तो बता देता ये फर्स्ट से या सेकंड से तो काम आसान हो जाता, लेकिन नहीं बताया, नहीं बताया तो फिर भाई यहाँ बनेंगे केस। यहाँ कितने केस बनेंगे 2। क्या पता ये व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग में से आई हो और ब्लैक सेकंड में से आई हो, या फिर ये हो सकता है कि व्हाइट सेकंड में से आई हो और ब्लैक फर्स्ट में से आई हो। वही मैंने यहाँ पर किया है, ध्यान से देखिए कि 2 तरीके हो सकते हैं एक व्हाइट और एक ब्लैक को प्राप्त करने के।
व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग में आए, ब्लैक सेकंड से आए, ब्लैक फर्स्ट से आए, व्हाइट सेकंड से आए, यानी कि W1 B2 B1 W2। 1 का मतलब है बैग नंबर 1 यानी व्हाइट बॉल पहले बैग में से, ब्लैक बॉल दूसरे बैग में से। B1 का मतलब है ब्लैक बॉल पहले में से, व्हाइट बॉल दूसरे में से। सब की कर दो गुणा और उत्तर निकाल दो। समझ गए? अगला देखिए, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं यहाँ पर और फिर इसको खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। मतलब खत्म का मतलब एक पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन को पढ़िए। एक बैग है उसमें 6 ब्लैक और 3 व्हाइट बॉल हैं। अनदर बैग है उसमें 5 ब्लैक और 4 व्हाइट बॉल हैं। एक बाल को ड्रा किया है ईच बैग में से। बिल्कुल सेम डिट्टो सवाल है भाई, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 balls आर ऑफ द सेम कलर। दोनों बॉल के सेम कलर के होने की संभावना क्या है? आइए करते हैं। एक बात बताओ, पहला बैग ये है, दूसरा बैग ये है। बैग नंबर 1 ये हो गया, बैग नंबर ये, दोनों में 9 बॉल है। इसमें 6 ब्लैक 3 व्हाइट है, इसमें 5 ब्लैक 4 व्हाइट है। अब उसने कहा है कि एक एक बॉल निकालिए दोनों बैग में से। एक बॉल इसमें से निकालिए, एक बॉल इसमें से। तो घटना कितनी बनेगी भाई? 4 घटना घटेगी। क्या पता जो आपने इसमें से बैग बॉल लो निकाली हो वो ब्लैक कलर की हो, क्या पता व्हाइट कलर की हो। तो 2 घटना यहाँ बन गई। सेम इसमें से आपने एक बॉल निकाली है तो क्या पता वो ब्लैक की हो, क्या पता किसकी हो, व्हाइट की हो। तो 2 घटना यहाँ बन गई। तो 2 और 2 कितनी घटना हो गई? 4। अब इसमें से ब्लैक निकाल रहे हो तो उसको हमने B1 दिया है, इसमें से व्हाइट निकाल रहे हो उसको W1 का है। 1 का मतलब है बैग नंबर 1 और B का मतलब है ब्लैक और W का मतलब है व्हाइट। सेम यहाँ पर जो पीछे किया था। B2 का मतलब है ब्लैक सेकंड बैग में से और W2 का मतलब है व्हाइट सेकंड बैग में से। तो हमने यहाँ घटना दे दी। B1 वो घटना है जब ब्लैक बॉल फर्स्ट बैग में से आएगी। W1 वो घटना है जब व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग में से आएगी। B2 वो घटना है जब ब्लैक बॉल सेकंड बैग में से आए और W2 वो घटना है जब व्हाइट बॉल सेकंड बैग में से आए। सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो भाई। पहले बैग में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक है 6 और टोटल है 9, 6/9। पहले बैग में से व्हाइट बॉल निकलने की संभावना क्या होगी? 3/9। व्हाइट कितनी है? 3 और टोटल कितनी है? 9। दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक है 5 और टोटल कितनी है? 9। और दूसरे बैग में से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 और टोटल कितनी है? 9। 4/9 हो जाएगा। समझ गए? अब मुझसे पूछा क्या है वो देखो। उसने कहा इस बात की क्या संभावना है कि दोनों बॉल सेम कलर की हो। अब दोनों बॉल सेम कलर की हो, उसने किसी कलर का तो नाम नहीं लिया। वो कह रहा है कि इस बैग में से भी एक बॉल निकली है, इस बैग में से एक बॉल निकली है। वो कह रहा है कि दोनों बॉल सेम कलर की होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर 2 संभावना बन सकती है। क्या पता इसमें से भी ब्लैक आ जाए, इसमें से ब्लैक आ जाए तो भी सेम कलर है। और क्या पता इसमें से व्हाइट आ जाए, इसमें से व्हाइट आए तो भी सेम कलर है। तो हमारे पास सेम कलर को आने की प्रोबेबिलिटी कितने केस हो सकते हैं? सेम कलर की 2 तरीके से आ सकती है। पहला तरीका क्या है? ब्लैक बॉल ही पहले बैग में से आ जाए और ब्लैक बॉल ही दूसरे बैग में से आ जाए। और व्हाइट बॉल पहले बैग में से आ जाए और व्हाइट बॉल ही दूसरे बैग में से आ जाए। यानी कि B1 B2 W1 W2। यानी ब्लैक बॉल पहले में से, ब्लैक बॉल दूसरे में से, व्हाइट बॉल पहले में से, व्हाइट बॉल दूसरे में से। सबकी कर दो गुणा और उत्तर निकाल दो। ये करने हैं हमें। अब जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।